हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 को। ठीक है, तो आप जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग हमारा जो है पार्ट है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, ठीक है, उसके बाद हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 हो गया और मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स आपका 1994 आपका हो गया। तो आपके ये जो एक्ट हैं, रूल्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं, आपके कोरिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन के लिए आप हमारे सेंटर को विजिट करिए और ऑनलाइन के लिए आपको ये जो टेस्ट सीरीज है आपको हमारी नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएगी। साथ ही साथ एमपीटीएसआई एग्जाम के लिए आपको यूनिट 3, 4 एंड 5 के लिए स्पेशल कोर्स मिल जाएगा। और हमने एक नया कोर्स भी यहाँ पे लॉन्च किया है टीएसआई एग्जाम के लिए, जिसके अंदर 4 एंड 5 यूनिट में जो आपका एक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्ट के लिए भी हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है। तो आप जो है ऐप पर विजिट करके कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं हमारा स्टार्ट आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। मतलब कि इसको हम बोलते हैं केंद्रीय मोटर वाहन नियम, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम हमेशा किसी भी एक्ट को या रूल्स को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है, इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन रूल्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो अपन देखेंगे कि भैया हमारा ये जो एक्ट है इसका इनेक्टमेंट जो है वो कब हुआ है। ठीक है, और इनेक्टमेंट के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, केम इनटू फोर्स। ठीक है, कब से यह प्रभावी हुआ है, मतलब कमेंसमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम आज की क्लास में ही अमेंडमेंट्स को देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो एक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हमारे चैप्टर्स हैं तो हम चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज की क्लास के टॉपिक्स हो गए हैं जो कि हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 आपके हैं, ये किसके द्वारा फ्रेम्ड किए गए हैं। ठीक है, तो इनको फ्रेम्ड किया गया है, फ्रेम्ड बाई नाम से ही समझ में आ रहा है सेंट्रल। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको फ्रेम किया गया है। और ये जो आपके रूल्स बने हुए हैं ये किसके अंडर आते हैं, तो ये रूल्स जो आपके हैं ये आते हैं आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। किसके अंदर आते हैं, आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। मतलब जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, ठीक है, एज अ रेफरेंस हमने इन रूल्स को क्या किया हुआ है, इन रूल्स को हमने फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 है, ये रूल्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये रूल्स हमें प्रोवाइड कराते हैं डिटेल्ड प्रोसीजर। ये हमें डिटेल्ड प्रोसीजर बताएंगे और साथ ही साथ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमें बताएंगे। तो ये जो प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एंड डिटेल्ड प्रोसीजर जो आपकी रहने वाली है, किसके रिस्पेक्ट में आपको बताने वाले कि जैसे कि आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो गया है, परमिट्स आपका हो गया है। ठीक है, जो आपके मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन की बात हो गई है, उनके मेंटेनेंस की बात हो गई है, सेफ्टी की बात हो गई है, साथ ही साथ इमिशंस की बात हो गई है और इन्फोर्समेंट की बात यहाँ पे हो गई है। और ये जो रूल्स आपके रहेंगे, प्रोसीजर जो आपकी रहेगी डिटेल्ड एंड स्टैंडर्ड अक्रॉस द इंडिया आपकी फॉलो होगी। ठीक है, अक्रॉस इंडिया आपकी क्या होगी, फॉलो आपकी होगी। तो ये आपका एक छोटा सा परिचय था, इंट्रोडक्शन था सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का। तो ये आप याद रखिएगा
कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके फ्रेम्ड किए गए हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, किसको एज अ रेफरेंस मान के, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को एज अ रेफरेंस मान के, और इन रूल्स के अंदर हमें डिटेल्ड एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखने को मिलती है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट्स, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सेफ्टी, इमिशंस एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, डिटेल्ड एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमें मिलती है, ठीक है, जो कि पूरे भारत के अंदर अक्रॉस द इंडिया फॉलो की जाती है, ठीक है। होप सो इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। अब अपन आगे बात करेंगे इनेक्टमेंट, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं हर एक्ट के अंदर आपको बताता हूं कि भैया इनेक्टमेंट वाली जो डेट आपकी है, ये इनेक्टमेंट आप पढ़िएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्टली आपसे जो है पूछ लिया जाएगा, डेट पूछ ली जाएगी, ठीक है। जैसे इनेक्टमेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 है, इसको इनेक्टेड किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो है इनेक्टेड किया गया है, ठीक है। और क्या बोला, एक्साइज ऑफ द पावर गिवन अंडर सेक्शन 110, ठीक है, जो मोटर व्हीकल एक्ट आपका है उसका कौन सी सेक्शन, मतलब किस सेक्शन के थ्रू, तो सेक्शन 110 के थ्रू इसको पावर दी गई है, ठीक है, सेक्शन 110 के तहत इसको पावर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो आपके हैं केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियमित इनको किया गया है, और जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 होता है, इसकी जो धारा 110 है, उसके तहत यहाँ पे क्या किया गया है, जो भी संबंधित धाराएं आपकी रहेंगी उनको शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, जिनका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, इनेक्टेड किया है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देखिएगा, नोटिफिकेशन का मतलब मैं बार बार आपको बताता हूं, यहाँ पे अधिसूचना से होता है। तो आपकी एक अधिसूचना जारी हुई, आपकी क्या हुई, आपकी अधिसूचना यहाँ पे जारी हुई, और अधिसूचना के लिए कौन सा जीएसआर आपका हुआ है, तो जीएसआर 590E, जो कि आपका 2 जून 1989 को इशू हुआ था, और इसके द्वारा जो आपका नोटिफिकेशन आया जीएसआर 590 जून 2 1989 को ये इशू हुआ था, और ये जो रूल आपके हैं इनको रेगुलेट किया गया था लाइसेंसिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और व्हीकल स्टैंडर्ड्स के लिए पूरे भारत के अंदर अक्रॉस इंडिया। तो पूरे भारत के अंदर इन रूल्स को रूल्ड आउट कर दिया था, ठीक है, मतलब रूल्स को रेगुलेट मतलब रूल्स जो बनाए गए थे लाइसेंसिंग को, रजिस्ट्रेशन को और व्हीकल स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने के लिए, जो कि इशू हुआ था नोटिफिकेशन जीएसआर 590E, जो कि 2 जून 1989 को आपका इशू किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि यह लागू कब हुआ, तो लागू की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स आपके 1989 है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 जो आपके हैं, यह कब से आपके प्रभाव में आए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रभावी होना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका प्रभावी होना। तो ये कब से प्रभावी हुए, तो ये आपको डेट जो है आपको याद रखना, 1 जुलाई 1989 से यह आपके प्रभाव में आ गए थे, ठीक है, प्रभाव में आपके आ गए थे, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये 2 डेट आपको यहाँ पे याद रखना, एक तो आपको ये 2 जून याद रखना है कि 2 जून को यह इशू किए गए थे, और 1 जुलाई से यह आपके प्रभावी हो गए थे, और जो ईयर आपका रहेगा 1989 आपका ईयर रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 110 आपका है, उसके द्वारा इसको जो शक्तियां हैं, पावर हैं, वो प्रदान की गई हैं, ठीक है। याद रखोगे 1 जुलाई 1989 से यह क्या हुआ है, आपका लागू हुआ है, ठीक है। चलिए हम बात यहां पे करते हैं पर्पज की, उद्देश्य की। तो उद्देश्य आपको पता है कि हम सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो यहाँ पे बनाए गए हैं, यह इंश्योर करते हैं, यह क्या करते हैं, यह इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्मिटी को, सेफ्टी को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, ठीक है, जो भी आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, ठीक है, किसको लेके, ऑपरेशंस को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके, और जो मोटर व्हीकल्स होते हैं थ्रू आउट द इंडिया इनके रेगुलेशंस को लेके, ठीक है। तो जो मोटर व्हीकल है उनका ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, रेगुलेशंस, इसको
इसको लेके एक यूनिफॉर्मिटी, सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को इंश्योर करना, दैट इज द पर्पज ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। ठीक है, सेंट्रल मोटर व्हीकल जो आपके रूल्स हैं 1989, इसका मेन आपका पर्पज रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट हमारा यहां पर पॉइंट आता है कि जो 1989 के अंदर हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स आए थे, क्या इनके अंदर कोई भी संशोधन आया? हाँ, संशोधन आया। जी हाँ, बिल्कुल, इसके अंदर संशोधन आया हुआ है। और कौन कौन से संशोधन इसके अंदर आए हुए हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे हमें पढ़ना तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर अमेंडमेंट जो आपके हैं क्या इसके अंदर आए हैं या नहीं आए हैं। तो अपन देख लेते हैं कि टोटल कितने यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, संशोधन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला जो संशोधन आया था वो आया था आपका 1993 के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ था, इस अमेंडमेंट के अंदर मतलब इस संशोधन के अंदर बात की गई थी इमिशन नॉर्म्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब 1993 के अंदर इमिशन नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? इमिशन नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अलग से टॉपिक है हमारा भारत स्टैंडर्ड इमिशंस, उसको अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, आप लोग भी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इमिशन नॉर्म्स का इंट्रोडक्शन जो है आपका कब हुआ था? 1993 के अंदर आपका हुआ था। ठीक है, ये आपका सबसे पहला मेजर अपडेट था, दैट इज फर्स्ट मेजर अपडेट। ये आपका क्या था? फर्स्ट मेजर अपडेट था सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंदर। अगर हम सेकेंड अमेंडमेंट की बात करें तो सेकेंड अमेंडमेंट जो हमारा आया वो आया हमारा 2001 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्मेट है, इस ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्मेट को क्या कर दिया? ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ये समझिएगा कि फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि स्मार्ट कार्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया? स्मार्ट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्या किया गया? आपका जो स्मार्ट कार्ड है उस स्मार्ट कार्ड को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, स्मार्ट कार्ड को यहां पे क्या कर दिया? स्मार्ट कार्ड को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर अमेंडमेंट आया वो आया हमारा 2004 के अंदर। 2004 के अंदर क्या किया गया? जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, मतलब कि आपके जो पीयूसी कार्ड आपके होते हैं, पीयूसी कार्ड जो आपके होते हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। किसको इंट्रोड्यूस किया गया? जो आपके पीयूसी कार्ड आपके होते हैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ये बोला गया कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन कराना आपको जरूरी है। ठीक है, सर्टिफिकेशन रूल से लेके आए कि पीयूसी सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला जो अमेंडमेंट आया वो 2005 के अंदर आया और इस अमेंडमेंट के अंदर व्हीकल के कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी पे काम किया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे कि बसेस के लिए, हेलमेट्स के लिए, रिफ्लेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये नए आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 2005 के अंदर एडिशन हुए। फिर 2007 के अंदर आपका अमेंडमेंट आया। इसके अंदर जो आपके फिटनेस और रजिस्ट्रेशन को लेके नॉर्म्स थे इसके अंदर चेंजेस लाया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या लाया गया? चेंजेस लाया गया। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया कि रूल आ गया यहाँ पे फिटनेस टेस्टिंग का। किसका रूल आ गया? फिटनेस टेस्टिंग का यहाँ पे रूल आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं इनको भी अपडेट किया गया। ठीक है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स जो हमारे होते हैं इनको भी क्या किया गया? इनको भी अपडेट यहाँ पर किया गया। आगे हम बात करें
तो 2011 के अंदर फिर से अमेंडमेंट आपका आया और इसके अंदर जो हैवी व्हीकल्स आपके होते हैं उनके अंदर एबीएस जो आपका है, एबीएस टेक्नोलॉजी को ये लेके आए। ठीक है, एबीएस टेक्नोलॉजी को लेके आए और इन्होंने ये बोल दिया 2011 के अमेंडमेंट में कि भैया जो हैवी व्हीकल्स आपके हैं उसके अंदर एबीएस जो आपका रहेगा वो आपका अनिवार्य रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? अनिवार्य आपका रहेगा। ठीक है, 2014 के अंदर फिर से आपका यहाँ पे अमेंडमेंट आया और इसके अंदर चाइल्ड सेफ्टी एंड रेट्रो रिफ्लेक्टर टैप का प्रोविजन आया। मतलब सीट बेल्ट आपका यहाँ पे हो गया, चाइल्ड सेफ्टी में अगर देखें तो सीट बेल्ट आपका हो गया, चाइल्ड लॉक आपका हो गया, इसके रेगुलेशंस को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई। साथ ही साथ हाई विजिबिलिटी जो टैप्स आपके होते हैं वो आपके कंपलसरी कर दिए गए गुड्स व्हीकल के लिए। ठीक है, तो ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव टैप आपका है, ये आपका कंपलसरी हो गया फॉर गुड्स व्हीकल। इसके लिए आपका हो गया गुड्स व्हीकल के लिए आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो 2016 के अंदर जो आपका अमेंडमेंट आया इसके अंदर जो BS4 आपका था इसको नेशन वाइड इन्फोर्स्ड कर दिया। ठीक है, नेशन वाइड इसको इन्फोर्स्ड कर दिया। ठीक है, तो 2016 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, BS4 जो आपका है नेशन वाइड आपका क्या हो गया? नेशन वाइड इसको जो है इन्फोर्स्ड करा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे 2018 की हम बात करें तो 2018 के अंदर क्या किया गया? फिर से बात वही होगी, ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो आपका हो गया, SLD आपका हो गया, सेफ्टी आपका हो गया। ठीक है, मतलब कि स्पीड लिमिटिंग डिवाइस, SLD का मतलब क्या होता है? स्पीड लिमिटिंग डिवाइस। ठीक है, तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग पे यहाँ पे काम किया गया, मतलब कि इसको अपग्रेड किया गया। ये सारी चीजें क्या की गई? ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर अपग्रेड की गई। ठीक है, क्या की गई? सारी चीजें आपकी यहाँ पर अपग्रेड की गई हैं। ठीक है, तो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस आपका हो गया, क्रैश टेस्ट आपका हो गया और ऑटोमेटेड टेस्टिंग आपका हो गया, इन सभी को अपडेट किया गया है। हम बात करें यहाँ पे 2019 की तो 2019 का जो अमेंडमेंट था BS6 का इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? BS6 का हमें इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और जो BS6 आपका है अप्रैल 2020 से आपका प्रभावी आ गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो केम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2020। अप्रैल 2020। ठीक है, केम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2020। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देखो अमेंडमेंट नंबर 11 मतलब कि 2020 के अंदर अमेंडमेंट आया जिसके अंदर डिजिटल आरसी और डिजिटल आपका डीएल कर दिया गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका है और ड्राइविंग लाइसेंस जो है लीगली रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे हो गया, मतलब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका हो गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हमारा है वो है हमारा 2022 और इस अमेंडमेंट के अंदर जो आपके हेलमेट स्टैंडर्ड्स हैं और आपके जो टाइप हैं उनके अप्रूवल पे काम किया गया और यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि न्यू BIS सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं वो यहाँ पे आपको मैंडेटरी कर दिए गए हैं, अनिवार्य कर दिए गए हैं। जो भी आपके BIS मानक हैं उन सभी को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर अमेंडमेंट है वो है हमारा 2023। तो 2023 के अंदर अमेंडमेंट जहां पे आया इसके अंदर ईवी सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स जो आपके हैं और बैटरी स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं इस पे काम किया गया। ठीक है, इस पे काम किया गया, मतलब सेफ्टी सर्टिफिकेशंस की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 के अंदर आपका ईवी सेफ्टी एंड बैटरी स्टैंडर्ड्स पर काम किया गया, इसके लिए संशोधन हुआ। ठीक है, इसके लिए आपका संशोधन हुआ। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो कुल मिला के आपके 13 टाइम्स यहाँ पे संशोधन हुए हैं 1989 के बाद। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके अमेंडमेंट थे जो कि अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं यहाँ से हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स की। ठीक है, और सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आएगा वो हमारा पॉइंट क्या आएगा?
ठीक है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 जो होता है हमेशा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रारंभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक। यहां से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है CMBR 1989, ठीक है। यहां से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, CMBR 1989 को हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम बात, सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट की यहाँ पे बात आती है। और शॉर्ट टाइटल का मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त शीर्षक, ठीक है। आपका क्या रहने वाला है, संक्षिप्त शीर्षक आपका रहने वाला है। और कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब आपका क्या हो जाता है कि ये कब से आपका प्रभावी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, शॉर्ट टाइटल में इसको क्या बोला जाता है, इसको द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोला जाता है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। क्या बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 इनको बोला जाता है, ठीक है। मतलब अगर हिंदी में आप बात करोगे तो एक केंद्रीय मोटर नियम आपके हो गए हैं, इनको केंद्रीय मोटर नियम आप यहाँ पे बोलोगे। आगे हम बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब रूल 3 एंड सब रूल 2 ऑफ रूल्स 103, these rules shall come into force on the first day of July 1989। तो अभी आपको बताया था कि ये आपका जो है कब से आपका लागू हुआ है, ये लागू हुआ है आपका 1 जुलाई 1989 से। इशूड कब हुआ था, 2 जून को आपका ये इशूड हुआ था, लेकिन प्रभाव में कब आया तो ये प्रभाव में आया आपका 1 जुलाई 1989 से। कब आया आपका, 1 जुलाई 89 से आपका ये प्रभाव में आया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस आपके हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस आपके यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे प्रोविजन ऑफ रूल 9, प्रोविजन ऑफ रूल 9 हो गया। अब जो रूल आपका 16 है इसका सब रूल 3 आपका हो गया। जो रूल आपका 96 है इसका सब रूल 4 आपका हो गया, ठीक है। जो रूल आपका 105 है इसका सब रूल 3 हो गया। रूल नंबर 113, सब रूल 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ रूल 115। फिर आपका रूल 118, 122, 124, 125, 126 एंड 126 केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may be notified in the official gazette upon, ठीक है। मतलब आप यहां पे समझो कि जो 1 जुलाई 1989 को ये प्रभाव में आया, तो प्रभाव में सिर्फ क्या आया, प्रभाव में आया आपका रूल 103, सब रूल 3 एंड सब रूल 2 आपका आया। इसके बाद जब आपका ये आधिकारिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिसूचना जारी की गई तो ये बाकी के रूल्स आपके प्रभाव में आ गए, ठीक है। तो राज्यपत्र में जो अधिसूचना आपकी निकली, जिस दिन आपकी अधिसूचना निकली उस दिन से ये बाकी रूल्स भी आपके क्या आ गए हैं, बाकी रूल्स भी आपके प्रभाव में आ गए हैं, मतलब केम इनटू द फोर्स, ये सब प्रभाव में आपके आ गए हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं तो किसी भी रूल्स या एक्ट का, किसी भी रूल्स या फिर एक्ट का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो आपका होता है वो आपका होता है डेफिनेशंस, मतलब कि परिभाषाएं। क्या होता है, परिभाषाएं आपका होता है, ठीक है। परिभाषाएं अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको किसी भी एक्ट को पढ़ने में समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए परिभाषाओं को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है एक्ट को। अब आपको पता है कि एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्ट का मतलब यहाँ पे होता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि रेफरेंस आपका किसका चल रहा है, रेफरेंस अपना यहां पे चल रहा है, रेफरेंस अपना यहां पे चल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है, 1988, ये आपको याद रखना है। तो एक्ट से मतलब यहां पे क्या हो गया, एक्ट से मतलब हो गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देखोगे, आगे जो डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर डिफाइन किया गया है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, इसको किया गया
एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को डिफाइन किया गया है। मतलब एग्रीकल्चर ट्रैक्टर से मतलब आपका है कृषि ट्रैक्टर। आप देख सकते हो ये आपका ट्रैक्टर है, ठीक है, ये आपका ट्रैक्टर है और ये आपका कौन सा ट्रैक्टर है, ये आपका एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर आपका है, क्या कहलाता है ये, ठीक है। तो ये आपको, आप देखो यहाँ पे कितने पहिए होते हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, भैया 3 नहीं होते हैं, एक पीछे भी छुपा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका 4 व्हील मैकेनिकली प्रोपेल्ड आपका व्हीकल होता है, ठीक है। 4 व्हील मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल आपका होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखो कि जो मोटर व्हीकल एक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल को डिफाइन किया था कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल का मतलब क्या होता है। तो आप कमेंट में आंसर जरूर देना कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो 4 व्हील्ड मैकेनिकली प्रोपेल्ड आपका व्हीकल होता है, ये याद रखना है आपको यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। और आप क्या करते हो भैया, इसको इंप्लीमेंट करते हो किसके साथ, इंप्लीमेंट आप करते हो एग्रीकल्चर के लिए, या फिर ट्रेलर जो आपके होते हैं, ट्रेलर्स जो होते हैं उनको अटैच करके एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर होता है इसको हम नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में डालते हैं। किस कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यह हमारा नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, क्या होता है, यह हमारा नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, इसको हम नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी है वो है आपकी एग्रीकल्चरल ट्रेलर की। इसकी है आपकी एग्रीकल्चरल ट्रेलर की आपकी है, मतलब इसको कृषि ट्रेलर बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर आपका हो गया। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका ट्रेलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चरल आपका ट्रेलर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज करते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे कि ये जो ट्रेलर है और ये जो ट्रैक्टर है, ये यहाँ पे क्या किया गया है, इनकी ये कपलिंग की गई है, कपल्ड मतलब अटैच कर दिया गया है, ठीक है, अटैच्ड कर दिया है। तो ये ट्रैक्टर के साथ आप अटैच करते हो 2 हुक से, और एग्रीकल्चर मटेरियल को कैरी आउट करने के लिए आप इसका यूज करते हो, ठीक है। यूज फॉर कैरिंग, यूज फॉर कैरिंग एग्रीकल्चर कल्चरल मटेरियल, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मटेरियल को कैरी करने के लिए आप इसका यूज करते हो। आगे हम बात करें तो आगे हमारा आता है सीईवी। सीईवी क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में भी बोला जाता है, सीईवी भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल के अंदर आप देख सकते हो, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका जेसीबी बोलते हो आप, अब जेसीबी तो कंपनी है, ठीक है। ये आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स व्हीकल होते हैं जिनको हम कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल कहलाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल के अंदर आप देखो एक्सकेवेटर का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, एक्सकेवेटर आपका हो गया, ठीक है। आप किसका यूज करते हो, आप लोडर का यूज करते हो, ठीक है। ये आपका बुलडोजर का यूज किया जाता है, बुलडोजर का आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं,
ये सभी आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, डंपर्स आपका हो गया है। ठीक है, इनको सेल्फ प्रोपेल्ड इक्विपमेंट भी बोला जाता है। ये सभी क्या है आपके सेल्फ प्रोपेल्ड इक्विपमेंट्स। ये क्या है आपके सेल्फ प्रोपेल्ड सेल्फ प्रोपेल्ड इक्विपमेंट आपके हैं और इनको डिजाइन किया जाता है ऑफ हाईवे वर्क इन माइनिंग। ठीक है, किसके लिए डिजाइन किया जाता है? इनको डिजाइन किया जाता है ऑफ हाईवे वर्क इन माइनिंग के लिए आप इनको क्या करते हो? डिजाइन करते हो। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया आपका, इरिगेशन पर्पज आपका हो गया, कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है हाईवे कैपेबिलिटी के लिए, ऑन ऑफ मतलब उनको निर्मित करने के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल बोला जाता है। आगे हम बात करें तो आगे आपका हो गया यहाँ पे फाइनेंसर। फाइनेंसर का मतलब आप समझते हो ना कि एक पर्सन है या फिर डीलर है, ठीक है, जो कि व्हीकल आपको दे रहा है, जो कि आपको व्हीकल दे रहा है किस पर? हायर परचेस पर। ये मैं आपको बता चुका हूं हायर परचेस क्या होता है, लीज पर दे रहा है या फिर हाइपोथिकेशंस पर आप दे रहा है। किस पे दे रहा है? हाइपोथिकेशंस पे दे रहा है। तो आपने देखा होगा कि हम कोई नई गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हैं तो हम किसी बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, लोन लेते हैं तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? वो हमारा यहाँ पे फाइनेंसर हो गया, उसने हमें फाइनेंस किया है। आपका जो आरसी कार्ड आएगा उस पे हाइपोथिकेशंस लिखा हुआ आएगा कि भैया फाइनेंसर जो है वो आपका यहाँ पर, जैसे सपोज मान लो कि एचडीएफसी ने आपको लोन दिया है तो एचडीएफसी का नाम वहां पर आएगा। ठीक है, मान लो कि आप ऐसा मान लो कि बजाज फिनसर्व ने आपको यहाँ पर जो है फाइनेंस किया है तो बजाज फाइनेंस का नाम यहाँ पर लिखकर आएगा। ठीक है, चलो आई बात समझ में? तो ये चीज आपको याद रखना है, इट टू बी रजिस्टर्ड इन द ऑपरेटर नेम। तो ये आपका फाइनेंसर होता है कि जो आपको फाइनेंस कर रहा है, जिसके बेसिस पर आप हायर परचेस पर, लीज पर और हाइपोथिकेशंस पर यहाँ पे क्या कर पा रहे हो? व्हीकल जो है व्हीकल्स को आप ले पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद फॉर्म आता है। फॉर्म का मतलब यहाँ पे प्रपत्र होता है। इसका मतलब इस रूल के अंदर जो भी फॉर्म आपका अटैच होगा, ठीक है, जो भी फॉर्म आपका अटैच होगा मतलब प्रपत्र आपका अटैच होगा। सेक्शन से मतलब आपका जो होता है, सेक्शन का मतलब होता है धारा, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन। यहाँ पे जब भी सेक्शन की बात होगी तो वो मोटर व्हीकल एक्ट की कोई कोई सेक्शन होगा, कोई सेक्शन होगा। अब कोई लिख दिया हिंदी में तो अपन यहाँ पे कोई धारा लिखे देते हैं, कोई धारा आपकी होगी। सेक्शन का मतलब क्या हो गया? कोई धारा। ठीक है, इसके बाद इंपोर्टेंट आपका है ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ट्रेड सर्टिफिकेट जो आपका होता है, तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, इस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा अंडर द रूल 35, अंडर द रूल 35 आपको ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रेड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। मतलब ये होते हैं गैर परिवहन वाहन। तो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है L1 कैटेगरी आती है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट आपका ये पॉइंट बन जाता है, यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में। तो सबसे पहले आपका कैटेगरी L1 आता है। अब L1 कैटेगरी में क्या बोला? ये कोई मोटरसाइकिल आपकी है, किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 2। और ये जो ब्रैकेट के अंदर 27 लिखा हुआ है, ये 27 यहाँ पे आपको सब सेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है आपको? सब सेक्शन बता रहा है। और ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 आपका यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो मोटरसाइकिल है जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 के तहत क्या बोला कि मैक्सिमम स्पीड उसकी जो रहेगी, क्या रहेगी? मैक्सिमम स्पीड जो रहेगी लेस देन और इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और इंजन जो आपका होना चाहिए वो 50 सीसी से कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए यदि वो उसमें इंजन हो, थर्मिक इंजन हो। अगर थर्मिक इंजन होगा तो 50 सीसी से आपका कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो ऐसा जो व्हीकल आपका होता है वो कैटेगरी L1 के अंदर आता है। कैटेगरी L2 की अगर हम बात करें तो L2 कैटेगरी के अंदर मोटरसाइकिल जो आपकी रहेगी, अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड 45 से ज्यादा हो जाती है और इंजन की कैपेसिटी आपकी क्या हो जाती है? 50 सीसी से ज्यादा हो जाती है, तो उसको कैटेगरी L2 के अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं? उसको हम कैटेगरी L2 के अंदर डालेंगे। ये कैटेगरी L2 के व्हीकल कहलाते हैं।
अब अगर कोई व्हीकल कैटेगरी एम से डिनोट किया गया है तो ऐसा मोटर व्हीकल जिसके अंदर कम से कम 4 पहिए हो, 4 व्हील हो, एटलीस्ट 4 व्हील, और ये यूज किया जाए पैसेंजर्स और लगेज को कैरी करने के लिए। इसके लिए पैसेंजर और लगेज को कैरी करने के लिए तो वो कैटेगरी 5 आपकी यहां पर आ जाती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो कैटेगरी M1 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पैसेंजर व्हीकल आपका यहाँ पर है, पैसेंजर व्हीकल आपका है, लेकिन यहाँ पे जो सीट्स आपकी रहेंगी वो सीट्स आपकी यहाँ पर 8 सीट्स आपकी रहेंगी। ठीक है, और इस 8 सीट्स के अंदर ड्राइवर की सीट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और पैसेंजर और लगेज को ले जाने के लिए आप इन व्हीकल्स का यूज कर रहे हो तो वो हमारा कैटेगरी M1 व्हीकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा कैटेगरी M1 व्हीकल कहलाएगा। इसको M1 कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अगर हम कैटेगरी M2 की बात करें तो इसके अंदर हमें पैसेंजर व्हीकल ये होगा और इसके अंदर मोर देन 8 सीट होंगी जिसके अंदर ड्राइवर को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसके मैक्सिमम मास की बात करें तो मैक्सिमम मास हमें क्या देखने को मिलेगा? लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 टन हमें देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 टन हमें देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं तो कैटेगरी हमारी M3 आ जाती है और M3 कैटेगरी का मतलब भी यहाँ पे क्या हो रहा है? M3 कैटेगरी के अंदर भी जो सीट्स आपकी होंगी वो मोर देन 8 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी ड्राइवर को एक्सक्लूड किया गया है और मैक्सिमम मास यहाँ पे ग्रेटर देन आपका 5 टन रहेगा। मैक्सिमम मास कितना रहेगा? मैक्सिमम मास आपका ग्रेटर देन 5 टन आपका रहेगा। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाद में मत बोलना सर क्वेश्चन आ गया है और ये हमने स्किप कर दिया था। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी बहुत सारी चीजें तो हमें सिमिलर देखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, कैटेगरी एन की अगर बात की जाए तो कैटेगरी एन के अंदर ये आपका गुड्स व्हीकल आ जाता है और ये आपका 4 व्हील होना चाहिए, एटलीस्ट 4 व्हील आपका होना चाहिए। अगर हम कैटेगरी N1 की बात करें तो गुड्स व्हीकल जो आपका होता है इसका मैक्सिमम मास अगर लेस देन 3.5 टन है तो ये कैटेगरी N1 के अंदर जाएगा। कैटेगरी N2 के अंदर वो गुड्स व्हीकल आपका जाएगा जिसका मैक्सिमम मास आपका ग्रेटर देन 3.5 टन से लेकिन आपका 12 टन से लेस देन और इक्वल्स टू है, तो वो कैटेगरी N2 आपकी कहलाएगी। ठीक है, फिर आगे हम बात करें तो कैटेगरी N3 आपकी आती है। कैटेगरी N3 के अंदर जो गुड्स व्हीकल का मास आपका होता है वो 12 टन से आपका ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 12 टन से आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद डिफाइन किया गया है यहाँ पे स्मार्ट कार्ड को। ठीक है, क्या किया गया है? स्मार्ट कार्ड को यहाँ पे डिफाइन किया है। अब स्मार्ट कार्ड का आपका क्या मतलब यहाँ पे होता है? सिंपल सी बात समझिएगा, ये आपका एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप आपकी जो होती है लगी हुई होती है जो कि आपके डेटा को स्टोर करती है। क्या करती है? जो कि आपके डेटा को यहाँ पे स्टोर करती है, साथ ही साथ कमांड को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, अगर इसके साइज की बात की जाए तो साइज किसको फॉलो करता है? ISO IEC 7816 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसकी साइज होती है। ठीक है, और एनेक्जर 11 जो आपका है इसके अंदर आपको इसके स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो चिप इसके अंदर होती है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? मिनिमम 4 KB नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी आपकी यहां पर होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका इस पॉइंट से। ठीक है, कि चिप के अंदर जो आपकी मिनिमम नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी होती है वो आपकी 4 KB होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको एप्लीकेशन डेटा देखने को मिलेगा, फाइल हेडर देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी होगी आपकी और अप टू 250 वाइट OS इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें तो आपका आता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जिसको IDP बोलते हैं। और ये आपको बताया था मैंने जब मैंने मोटर व्हीकल एक्ट आपको पढ़ाया था कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो लाइसेंस इशूड इन इंडिया अंडर चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 के थ्रू आपको लाइसेंस जो है इंडिया के अंदर इशू होता है टू एन इंडियन नेशनल।
permitting then to drive motor vehicle category listed in form 6A in countries that are parties to the 1949 Geneva Convention on Road Traffic। आ रही है आपको बात समझ में? मतलब आप ये समझो कि अधिनियम का जो अध्याय आपका है चैप्टर 2 जो आपका है, इसके तहत भारतीय नागरिक को जो लाइसेंस जारी किया जाता है, तो यहाँ पे कैटेगरी व्हीकल मोटर व्हीकल की जो कैटेगरी है जो कि आपकी फॉर्म 6A के अंदर लिस्टेड है या वर्णित है, तो उसको चलाने की परमिशन देता है। ठीक है, कहां पे देता है परमिशन? वहां पे वहां पे परमिशन देता है जो कंट्री आपकी है, जो कंट्री आपकी है जो कि 1949 के जेनेवा कॉन्वेंशन के पक्षकार हैं, इसके अंदर शामिल हुई थी। ठीक है, मतलब एक तरीके का आप ये समझिएगा इंटरनेशनल ड्राइविंग के लिए आपको जो है परमिशन अगर आपको चाहिए, जैसे आप इंडिया में हो, इंडिया में आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन आप चाहते हो फॉरेन में बाहर जा रहे हो, बाहर की कंट्रियों में आप ड्राइव करना चाहते हो, व्हीकल को चलाना चाहते हो, तो आपके पास आईडीपी होना चाहिए। अगर आईडीपी आपका रहेगा तो ही आप जो बाहर के देशों में है आप ड्राइव कर पाओगे, या फिर ऐसे ही बाहर के देशों के व्यक्तियों के ऊपर भी अप्लाई होता है कि अगर उनके पास मान लो आईडीपी नहीं है तो वो इंडिया के अंदर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आईडीपी आपका ये कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि यहाँ पे जो इन व्हीकल्स को पावर मिलने वाली है, जो पावर यहाँ पे मिलने वाली है वो पावर किसके द्वारा मिलने वाली है? तो पावर यहाँ पे बैटरी के द्वारा मिलने वाली है। किसके द्वारा मिलने वाली है? बैटरी प्रोवाइड पावर। ठीक है, बैटरी यहाँ पे क्या करती है? बैटरी यहाँ पर पावर को प्रोवाइड करती है। तो ऐसे व्हीकल्स जो आपके होते हैं, ये आपके बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये कार आपका है, ये आपका यहाँ पर रिक्शा हो गया। ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ पे यूज किया जा रहा है जो कि ट्रैक्शन एनर्जी यहाँ पे दे रही है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस यहाँ पे बोली हैं। ठीक है, कि जो हमारा रूल नंबर 126 है, जो हमारा रूल नंबर 126 है, इसके अंदर जो भी आपकी एजेंसी होती है, टेस्टिंग एजेंसी होती है, वो यहाँ पे टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे स्पेसिफाइड होगी। ठीक है, और वो यहाँ पे क्या करेगा? वो यहाँ पे बताएगा कि जो बैटरी चालित वाहन आपका है, ठीक है, बैटरी चालित वाहन है, वो मोटर वाहन नहीं माना जाएगा। इन कंडीशंस पर यहाँ पे तो समझिएगा क्या बोला इन्होंने बोला कंडीशन आपकी है द 30 मिनट पावर ऑफ द मोटर इज लेस देन 0.25 किलोवाट। मतलब मोटर की जो 30 मिनट की शक्ति है वो अगर 0.25 किलोवाट से कम हो तो वो आपका मोटर वाहन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल जो आपकी है अगर वो लेस देन 25 किलोमीटर पर आवर रहती है, ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो गई। फिर यहाँ पे क्या बोला कि बाईसाइकिल आपका है जिसके अंदर पेडल असिस्टेंट आपका है। अब इसके अंदर क्या क्या कंडीशन आ गई? इसके अंदर ये आ गया है कि इसके अंदर एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिक मोटर है जो लगाई गई है, और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? 30 मिनट पावर की बात करें, 30 मिनट पावर जो है वो लेस देन 0.25 किलोवाट है, और इसका जो आउटपुट है प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड होता है जैसे ही व्हीकल आपका जो है 25 किलोमीटर पर आवर पर पहुंचता है। साइकिलिस्ट यहाँ पे जो पेडलिंग है उसको स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है, इससे पहले जो है बंद हो जाए हमारी बैटरी, तो क्या होगा? हमारा जो साइकिलिस्ट है वो अपने पेडल लगाना यहाँ पर बंद कर देगा। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बोला कि फिटेड विद सुटेबल ब्रेक एंड रेट्रो रिफ्लेक्टर डिवाइस, वन व्हाइट रिफ्लेक्टर इन फ्रंट एंड वन रेड रिफ्लेक्टर एट द रियर। मतलब उपयुक्त ब्रेक तथा जो भी आपका आप ऐसा बोल सकते हो सुटेबल ब्रेक्स, मतलब कि ब्रेक्स यहाँ पे हो गए और रेट्रो रिफ्लेक्टेड डिवाइस आपका हो गया। तो दो लगाने हैं, एक तो आपको व्हाइट रिफ्लेक्टर लगाना है जो कि आप फ्रंट में अप्लाई करोगे, और एक रेड रिफ्लेक्टर आपका जो होगा वो आपका रियर में होगा। तो आप देखते हो कि जो हमारे व्हीकल आते हैं उसके अंदर हमें रियर के अंदर हमें रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं। लोगों निकाल देते हैं, उसके अंदर लाइटें लगवा देते हैं। ठीक है, क्या लगवा देते हैं? लाइटें यहाँ पे लगवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखो कि 30 मिनट पावर ऑफ मोटर की यहाँ पे बात की जा रही है। इसको डिफाइन किया गया है, कहाँ पे डिफाइन किया गया है? AIS 049/2003 के अंदर। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है।
और जो मेथड ऑफ वेरिफिकेशन आपकी है इसको प्रिस्क्राइब्ड किया गया है आपका AIS 041 2003 के अंदर, ठीक है। और जो आपके BIS स्पेसिफिकेशन है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं, ठीक है, तो BIS एक्ट जो आपका है 1986, इसके अंदर आपको ये नोटिफाइड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा आता है पावर ट्रिलर। क्या आता है हमारा? हमारा आता है पावर ट्रिलर। आप देख सकते हो ये हमारा पावर ट्रिलर है। अब ये जो पावर ट्रिलर हमारा होता है, याद रखिएगा, ये सिंगल एक्सल एग्रीकल्चरल मशीन होती है। क्या होती है आपकी? हाँ, ये क्या होता है आपका? ये सिंगल एक्सल एग्रीकल्चर मशीन आपका होता है, ठीक है। आप इसको याद रखना, इस शब्द को याद रखना आप, ठीक है, पावर ट्रिलर के लिए, ठीक है। इसके अंदर आप समझिएगा एक व्यक्ति होता है जो कि पैदल चलता है, ठीक है। इसके पीछे एक व्यक्ति जो होगा, जो आपका क्या करेगा? वॉक करेगा, ठीक है, वॉक करेगा। इट में हैव अ राइडिंग अटैचमेंट एंड कैन पुल अ ट्रेलर, ठीक है। इसके अंदर एक राइडिंग अटैचमेंट होता है जो कि इस ट्रेलर को खींच सकता है और यह ट्रेलर खींच सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला? मैक्सिमम स्पीड विथ ट्रेलर जो आपको देखने को मिलेगी वो 22 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम हॉलेज कैपेसिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो आपकी 1.5 टन आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका पावर ट्रेलर होता है जो सिंगल एक्सल एग्रीकल्चर मशीन होती है, और इसके पीछे एक व्यक्ति जो होता है जो कि वॉक करता है, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपका एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट है 1985, इसका जो सेक्शन 2F है, इसके इसके तहत नेशनल कैपिटल रीजन्स आपके बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल की बात करें हम, तो ये आपका यहाँ पे दिल्ली की अपन बात कर रहे हैं, दिल्ली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सुना होगा दिल्ली एनसीआर, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपका होता है, और ये आपका एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत बनाए गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे बड़े से हमारे ट्रेलर होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा यहाँ पे ट्रेलर हो गया। तो ऐसा आपने देखा होगा कि हमारा बड़ा सा ट्रेलर होता है। ये मॉडर्न ट्रेलर आपका होता है जिसके अंदर इस तरीके का हैवी गुड्स जो आपका होता है, हैवी वेट, यहाँ पे लिखे देता हूं मैं, हैवी वेट जो आपका है उसको कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो डेट इज द हैवी और ओवर डायमेंशनल कार्गो जो आपके होते हैं, इनको लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज आप समझो कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्विंग एक्सल देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंटली स्टीयरेबल एक्सल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। गाइडेड मतलब स्वतंत्र रूप से इसको मोड़े जाने वाले एक्सल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दो या दो से ज्यादा आपको एक्सल रो देखने को मिलेंगी। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट फॉर ज्वाइनिंग मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडिनली भी आप जोड़ सकते हो और लेटरली भी आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। स्पेसर बीम यहाँ पे यूज होता है, बॉल्स्टर यहाँ पे यूज होता है, गर्डर ब्रिज यहाँ पे यूज होता है, लोडिंग डेक यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये सब मॉड्यूल जोड़ने की व्यवस्थाएं हैं। मॉड्यूल को कैसे जोड़ना है? तो विद द हेल्प ऑफ स्पेसर बीम जोड़ सकते हो, ब्लास्टर हो गया आपका, गर्डर ब्रिज आपका हो गया, लोडिंग डेक आपका हो गया, तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुटेबल आपको ड्रॉवर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ड्रॉवर जो आपका होता है, यह क्या करेगा? ये ड्रॉवर व्यवस्था जो होती है पुल करने के लिए, पुश करने के लिए और सेल्फ प्रोपेल्ड यूज के लिए आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है, सुटेबल ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। सुटेबल ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो स्पेसर बीम, ब्लास्टर, गर्डर ब्रिज और लोडिंग डेक है, इसको मैंने एडिशनली यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ये आपका क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप स्टडी कर लेना। एडिशनली आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे बता दी कि स्पेसर बीम आपका क्या होता है, स्पेसर बीम अरेंजमेंट क्या होता है। जैसे कि रिजिड स्टील फ्रेम आपका होता है जो कि 2 मॉड्यूलर ट्रेलर की यूनिट्स को यहाँ पे कनेक्ट करता है लॉन्ग कार्गो वगैरह के लिए, ठीक है। ऐसी ब्लास्टर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड कर लेना इनको, ठीक है, इनको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े तो आगे जो डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी पुलर ट्रैक्टर की। अब जो ये पुलर ट्रैक्टर आपका होता है यह आपका मल्टी एक्सल हॉलेज ट्रैक्टर होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये पुलर ट्रैक्टर जो आपका होता है यह मल्टी एक्सल हॉलेज ट्रैक्टर आपका होता है, जिसको कैटेगरी N3 के अंदर डाला गया है। इसके अंदर डाला है कैटेगरी N3 के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, अरेंजमेंट की बात करें तो ये पुल कर सकता है और साथ ही साथ ये पुश भी कर सकता है। ठीक है, जो भी आपके मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर होते हैं, जो भी आपके क्या होते हैं, जो भी आपके मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर होते हैं, इनको आप पुल भी करा सकते हो इस ट्रैक्टर से और पुश भी करा सकते हो। ठीक है, और आपको पता है ये जो पुलर ट्रैक्टर होगा ये आप कब करा पाओगे, जब आप इसके अंदर ड्रॉवार सिस्टम व्यवस्था को प्रोवाइड करोगे। किसको प्रोवाइड कराओगे? ड्रॉवार सिस्टम को आप जब आप इसके अंदर प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ पे ब्लास्ट वेट जो आपका होता है ना, एडिक्यूट ब्लास्ट वेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अगर मिनिमम इंजन पावर की हम बात करें तो 260 हॉर्स पावर यहाँ पे पावर रहने वाली है, और मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाइल पुलिंग लोड, जब पुलिंग लोड की हम बात करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा इसकी स्पीड नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखो क्वाड्री साइकिल आपका आता है। क्वाड्री साइकिल का मतलब क्या होता है? ये तो पुराने जमाने की क्वाड्री साइकिल हो गई, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है कि इनको क्वाड्री साइकिल्स बोली जाती हैं। ठीक है, मॉडर्न वाली तो अब आपकी बहुत सारी चेंज हो गई है। तो क्वाड्री साइकिल्स का मतलब होता है फोर व्हील्ड व्हीकल। ठीक है, ये आपकी क्वाड्री साइकिल्स आपका होता है। अब अगर इन क्वाड्री साइकिल्स के फीचर की बात करें तो फीचर इसके अंदर जबरदस्त होते हैं। क्या होता है? फुली इनक्लोज्ड बॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फुली इनक्लोज्ड बॉडी आपकी होगी उसके अंदर दरवाजे होंगे, स्टीयरिंग आपका होगा। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील्स आपके होंगे, डोर टॉप एज जो आपकी होगी वो एटलीस्ट आपकी 200 mm होनी चाहिए अबव द एडजेसेंट सीट बेस आपका यहाँ पे रहेगा। रिजिड साइड्स आपको देखने को मिलेंगी, रूफ्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना कि जो रूफ आपका होगा नॉट मेड, हम इसको नहीं बनाएंगे फ्लेक्सिबल मटेरियल का, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल का नहीं होगा। आप फ्लेक्सिबल मटेरियल के अंदर यहाँ पे वैक्सन आपका हो गया, क्लॉथ्स आपका हो गया और आपका क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो इनको जो है आपको यूज नहीं करना है। आगे अगर हम बात करें तो गुड्स बॉडी एरिया जो आपका यहाँ पे रहेगा, तो कार्गो बॉडी इंटरनल एरिया जो आपका रहेगा वो आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रहेगा 30% ऑफ व्हीकल विड्थ और बाई लेंथ। ठीक है, किससे ज्यादा रहेगा? 30% ऑफ व्हीकल विड्थ बाई लेंथ से आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कर्व वेट लिमिट की अगर हम बात करें तो कर्व वेट लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम कर्व वेट जो आपका होगा तो पैसेंजर व्हीकल के लिए आपका 450 किलोग्राम रहने वाला है और गुड्स व्हीकल के लिए आपको 550 केजी का यहाँ पे वेट रहने वाला है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल के लिए मैक्सिमम 4, जहां पे ड्राइवर को भी साथ में इंक्लूड किया गया है। गुड्स व्हीकल के लिए अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 2 रहेगा, जो कि इंक्लूड किया गया है इसके अंदर भी ड्राइवर को। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि जो इंडिपेंडेंट ड्राइवर और को पैसेंजर सीट आपकी रहेगी वो फ्रंट रो में रहेगी, बाकी पीछे आपके यहाँ पे जो पैसेंजर हैं वो बैठ जाएंगे आपके। ठीक है, पेलोड की अगर हम बात करें तो ये पेलोड याद रखना सिर्फ गुड्स व्हीकल की केस में आपका आता है। तो मैक्सिमम परमिसिबल पेलोड जो आपका आएगा वो 550 केजी का पेलोड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, प्रोपल्सन पावर लिमिट की अगर हम बात करें तो प्रोपल्सन पावर लिमिट जो आपकी है 15 किलोवाट आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 15 किलोवाट आपका रहेगा। मैक्सिमम डिजाइन स्पीड की अगर हम बात करें तो 70 किलोमीटर पर आवर की आपकी यहाँ पे स्पीड रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा नो ट्रेलर कपलिंग, यहाँ पे ट्रेलर कपलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या नहीं देखने को मिलेगी? ट्रेलर कपलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि जो ट्रेलर आपका होता है और सेमी ट्रेलर आपका होता है इसकी कपलिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा मोटर कैरावैन होता है। मोटर कैरावैन हमारा क्या होता है? ये हमारा स्पेशल पर्पज कैटेगरी व्हीकल्स होता है। ठीक है, जो कि एम कैटेगरी व्हीकल्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एम कैटेगरी व्हीकल्स के अंदर आता है और इसको प्रोवाइड किया जाता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है प्रोवाइडिंग लिविंग अकोमोडेशन। ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर पूरा का पूरा लिविंग अकोमोडेशन आपका प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है,
आपने देखा होगा ना कि लोग कैंपेन करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर आजकल तो बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना इस बेसिस पे, अपनी कैरावैन ली, उसके अंदर ही खाना बना रहे हैं, कहीं पे रोक के उसी में सो रहे हैं, ठीक है। तो ये मोटर कैरावैन आपका होता है जिसके अंदर रहने योग्य सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि सीट होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, कन्वर्टेबल स्लीपिंग अकोमोडेशन होना चाहिए, कुकिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी इसके अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ जो टेबल इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी यह आपकी इजीली रिमूवेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी इजीली रिमूवेबल होना चाहिए। ये आपकी कैरावैन के कुछ फीचर्स है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेशन में, तो रोड एम्बुलेंस की यहाँ पे बात की गई, तो रोड एम्बुलेंस भी आपकी स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल के अंदर आती है, जो कि यूज किया जाता है जो इंजर्ड पर्संस होते हैं, जो सिक पर्संस होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि इसको यूज किया जाता है, डिजाइन किया गया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडिंग इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है एम्बुलेंस, ठीक है। ये रोड एम्बुलेंस आपका होता है, ठीक है। इसके बाद आपका स्कूल बस आ जाता है। अब स्कूल बस जो आपका होता है, तो ऐसा व्हीकल जिसकी सिटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी हो, 13 हो और मोर पैसेंजर, ठीक है। 13 लोग या 13 लोगों से ज्यादा बैठने की सिटिंग कैपेसिटी हो, जहां पे ड्राइवर को हम एक्सक्लूड कर दें, तो हम यहाँ पे इसको स्कूल बस बोलेंगे। और याद रखिएगा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, ठीक है। डिजाइन फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इसके लिए डिजाइन किया गया है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका स्कूल बस यहां पर कहलाता है। और इसके बाद ये स्पेशल पर्पज व्हीकल्स जो आपके होते हैं, इसके मतलब क्या हो गया कि जो कैटेगरी एल आपकी है, ठीक है, कैटेगरी एल आपकी है, मींस अ व्हीकल ऑफ कैटेगरी एल। कैटेगरी एल के व्हीकल आपके स्पेशल पर्पज व्हीकल्स आपके होते हैं। ओनली फॉर रोड एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस जो आपका होता है, ठीक है, उसको भी आप स्पेशल पर्पज व्हीकल की कैटेगरी में डाल सकते हो। अदरवाइज एम, एन और टी कैटेगरी के जो व्हीकल होते हैं वो स्पेशल टेक्निकल फीचर के साथ आपके आते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये डेफिनेशन थी हमारी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स की, ठीक है। और इसके आगे का जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें, और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाकी यूट्यूब पर जो हमारी फ्री क्लासेस होती हैं उसका आपको जो कंटेंट है, पीडीएफ फाइल है, वो आपको हमारी ऐप पर मिलेंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, और ऐप के अंदर जो फ्री मटेरियल का आपका सेक्शन है, इस फ्री मटेरियल सेक्शंस के अंदर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, इसके आगे के चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, और आज की जो हमारी क्लास है इसको करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू, क्लास ओवर।